नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो आज बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा भी खत्म हो जाएगी। कपाट दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। बंद होने से 5 दिन पूर्व से शुरू होने वाली पंच पूजाओं के चौथे दिन भगवान श्री नारायण द्वारा माता लक्ष्मी को निमंत्रण दिया गया। मुख्य पुजारी रावल द्वारा अन्य पुजारियों के साथ मां लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है, जिसके बाद आज भगवान बद्री नारायण के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसा प्रसाद बनता है जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है और बद्रीनाथ जी की ओर से। तो ये प्राचीन और पुरानी परंपरा है। ये इसका निर्वहन विधिवत किया जाएगा। 19 तारीख की दिन में भगवान के श्री कपाट 3:35 पर बंद कर दिया जाएगा। 6 माह के लिए बंद हो जाएंगे कपाट, क्योंकि आज बद्री विशाल के कपाट भी बंद हो रहे हैं और इसके साथ ही चारधाम यात्रा आज से समाप्त हो जाएगी। अब 6 महीने के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। फिर एक बार से यात्रा शुरू होगी। तो बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही आज चार धाम की यात्रा जो है वो समाप्त हो जाएगी। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि चार धाम यात्रा पर कोविड का बड़ा असर पड़ा। कोविड की वजह से इस साल यात्रा करीब 4.5 महीने ही चल सकी, जिसे 1 जुलाई से 10 नवंबर तक करीब 2,80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आपको बता दें कि साल 2019 में करीब 32 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल 10% से भी कम श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, आज बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे और इस कपाट के बंद होते ही चारधाम यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन कोविड काल में हमने देखा कि बहुत देर से कपाट खुले, कपाट खुलने को भी लेकर संशय की स्थिति बरकरार रही, यानी कहीं ना कहीं सीधे सीधे असर चारधाम यात्रा पर पड़ा और इससे होने वाले रेवेन्यू पे। हाँ बिल्कुल नीलू, पूरा असर चारधाम यात्रा पर इस बार देखा कोविड का। पहले शुरुआत में कपाट खुलने थे अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। केदारनाथ के कपाट तय वक्त पर खुले, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट लगभग 2 हफ्ते बाद खोले गए और मई में कपाट खुले। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से यात्रा शुरू नहीं हो पाई। फिर जुलाई में जब सेंटर की गाइडलाइंस आई, उसके बाद यात्रा शुरू हुई और अब 19 नवंबर आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। और इन लगभग 4-4.5 महीनों में 2,80,000 ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 32 लाख यात्री थे चार धाम में, उसके मुकाबले 10% से कम है। यानी साफ है कि कोविड का एक बड़ा असर यात्रा पर दिखा है, यात्रा रूट पर दिखा है। यात्रा रूट पर ये जो इनसे जुड़े हुए पर्यटन का व्यवसाय है, इनसे जुड़े हुए कारोबारी हैं, उनके व्यवसाय पर पड़ा है। यानी कोविड ने ओवरऑल यात्रा को प्रभावित किया है। लेकिन सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि देश में अभी भी कई ऐसे मठ मंदिर हैं जो 70-80% नहीं अभी खुले, सिर्फ 20% मंदिर खुले हैं। और उत्तराखंड में ये जो यात्रा हुई है, ये देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत पहली यात्रा थी। हालांकि इस बार बोर्ड को उस तरह काम करने का मौका नहीं मिला या उस तरह की अभी तैयारियां बोर्ड की नहीं थी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि कोविड का असर भी रहा। पर बावजूद इसके अगर कहा जाए तो 2,80,000 यात्रियों ने दर्शन किया और सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जितनी यात्रा हुई वो सकुशल रही, सफल रही। दीपांकर, सबसे बड़ी बात है चूंकि देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ और इस गठन के बाद ही चारधाम यात्रा की शुरुआत इस बार की गई है। देवस्थानम बोर्ड में किस तरह से इस पूरी यात्रा को लिया, क्योंकि सही तरीके से काम नहीं हो पाया। जो एक ट्रस्ट बनाया गया था, बोर्ड बनाया गया था, उस हिसाब से काम होना था। अब आगे अगर सब कुछ ठीक रहा, खुदा ना खास्ता, तो आगे हम देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में एक बार फिर से चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। देवस्थानम बोर्ड इसके लिए किस तरह से अब तैयार है आगे के लिए? नीलू, देवस्थानम बोर्ड का गठन पिछले साल नवंबर में, उसके बाद विधानसभा में आई थी, फिर विधानसभा से पारित हुआ, बोर्ड का गठन होगा। और इस साल जो बोर्ड को प्रक्रिया में आना था, बोर्ड की प्रोसेसिंग होनी थी। बोर्ड की अभी इस तरह से बैठकें भी 2 या 3 बैठकें अभी हो पाई हैं और अभी बोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया है। लेकिन यह यात्रा क्योंकि कोविड भी रहा, तो कोविड की वजह से भी बोर्ड की तमाम बैठकें प्रभावित हुई, तमाम जगहों पर काम प्रभावित हुआ। लेकिन अब उम्मीद है कि जैसे जैसे कोविड कम हो रहा है और अगले साल जो 2021 की यात्रा होगी
उस तक के लिए देवस्थानम बोर्ड अपनी सारी तैयारियां पूरी करेगा। जो लगभग 51 मंदिर हैं चार धाम को मिलाते हुए, जो चार धाम देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत है, तो उनको किस तरह से यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी, मूलभूत सुविधाएं किस तरीके से मिलेंगी, ये अगले साल की यात्रा में उम्मीद है कि देखने को मिलेगा। जो देश भर से यात्री यहां पर आएंगे और अब 6 महीने का वक्त रहेगा जिसमें बोर्ड अपने ऑफ टाइम में वर्क कर पाएगा और उसमें तैयारियां कर पाएगा कि 2021 में किस तरीके से व्यवस्थाएं रहे। और 2030 तक का टारगेट है सरकार का कि 2030 तक लगभग 1 करोड़ यात्री चार धाम में आएंगे। तो उसको लेकर अगले 10 साल की प्लानिंग क्या होगी और हर साल प्लान किस तरीके से किया जाएगा, बिल्कुल दीपांकर, तो कहा जा सकता है देवस्थानम बोर्ड इस बार पूरी तरह से काम नहीं कर पाया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उनका एक टारगेट है। लेकिन जो टारगेट इस बार का था, जिस हिसाब से यहां पर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रही है उत्तराखंड सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद बुधवार को बाबा केदार की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई। हजारों भक्तों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया गया। शीतकाल के अगले 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं पर की जाएगी। छह महीने की पूजा मानव द्वारा और 6 महीने की पूजा देवताओं द्वारा संपन्न होती है। और अब शीतकालीन पूजाएं भगवान की इस ओंकारेश्वर मंदिर के दिव्य प्रांगण में, दिव्य मंदिर में होंगी। और अब बात कोरोना की करें तो उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना से 420 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड के चलते 9 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के कुल केसेस अब 69,000 के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 4100 के पास है। देहरादून में बुधवार शाम राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 बड़े फैसले लिए गए। हालांकि कैबिनेट के सामने 13 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 10 पर फैसला ले लिया गया। राज्य में संपत्ति में महिलाओं को सह खातेदार बनाने पर विचार किया गया और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई, जो कि बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। उच्च शिक्षा में मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को मंजूरी दे दी गई। यूनिवर्सिटी लेवल पर पीजी और यूजी के छात्रों को इनाम दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के छात्रों को 50, 30 और 15,000 का पुरस्कार मिलेगा। तो वहीं पीजी में 75, 60 और 30,000 का इनाम दिया जाएगा। हालांकि राज्य में 23 नवंबर से डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला आज नहीं हो सका, मतलब कैबिनेट की बैठक में नहीं हो सका। फिलहाल इसे 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगे, लॉ सेक्रेटरी सदस्य होंगे, सुशील कुमार सदस्य होंगे। और यह निर्णय लिया गया कि आप तत्काल ये व्यवस्था करिए कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सह खातेदार कैसे बने और कैसे उनको लोन की क्लियरिटी हो जाए। और उत्तराखंड में अब आईएएस अफसर जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम की रिपोर्ट सरकार को देंगे। पिछले 20 साल में अफसरों को जिम्मेदारी सौंपने का काम इससे पहले खंडूरी सरकार में हुआ और अब त्रिवेंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है ताकि अफसरों की जवाबदेही और जिम्मेदारी को तय किया जा सके। अपनी सरकार की योजनाओं का सच जमीन पर देखने खुद मुख्यमंत्री जाएंगे। जिला मुख्यालय से लेकर 70 विधानसभा क्षेत्रों में आखिर क्या हुआ और क्या बाकी रहा। अपने दौरे से पहले ये काम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवों, प्रभारी सचिवों और दोनों मंडलों के कमिश्नर को सौंपा है। कोशिश लोगों के मसलों और सवालों को ऑन द स्पॉट सुलझाने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये होता रहा है और अब त्रिवेंद्र जी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के रूप में और जबरदस्त तरीके से क्षेत्र में काम करना, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक जाना, विकास की योजनाएं पहुंचाना, जिस कड़े शब्दों में सबको निर्देश दिए गए, मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि अफसरों को काम सौंपने और ग्राउंड पर जाने के आदेश पहली बार जारी हुए हैं, लेकिन खंडूरी सरकार के अलावा कोई सरकार अफसरों को जिलों में नहीं भेज पाई। यूपी में मुलायम सिंह के रहते हुए ये काम हुआ, जो कामयाब भी रहा और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की ये अच्छी कोशिश है। उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो मैं भी उस समय टिहरी गया था। उन्होंने कहा था कि सेक्रेटरीज जाएं,
और गांव में रात्रि विश्राम करें। इससे एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश रहते हुए जिस पहाड़ी इलाके की फिक्र अफसर किया करते थे, वो काम 20 साल बाद भी उत्तराखंड में अफसरों को मुश्किल लगता है। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश के बाद कितने अफसर जिलों में जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। वो भी तब जबकि खुद मुख्यमंत्री जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और प्रभारी सचिव अब सचिवालय से निकलकर जिलों में जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। लेकिन अगर जनता सचिवालय में आकर अपनी समस्या रखना चाहे तो उसके लिए राज्य सचिवालय के गेट बंद मिलेंगे, वो भी तब जबकि प्रदेश में करीब करीब सारे संस्थान खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सचिवालय पिछले 76 दिनों से आम जनता के लिए बंद पड़ा है। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक 100 से ज्यादा शासनादेश जारी हो चुके हैं। सचिवालय में एंट्री बंद होने के कारण दूर दराज से आने वाले लोग कुछ देर सचिवालय गेट पर माथापच्ची करते हैं और फिर निराश होकर वापस लौटते हैं। वही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से बच रही है। स्थानीय मुख्यमंत्री जी को किसने ये मंत्र समझाया है? अधिकारी थोड़ा सा जरूर अपने को रिलीफ महसूस करते होंगे, क्योंकि आगंतुक जब पहुंचेंगे ही नहीं तो किसी को जवाबदेही क्या बनाएंगे। मगर ये अच्छा नहीं है, दूर दराज से लोग आते हैं। वही बीजेपी ने हरीश रावत के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि बीजेपी भी सचिवालय खोलने की पैरवी कर रही है। नहीं, हरीश रावत जी का ये बयान राजनीति से प्रेरित है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विवेकशील है। तमाम सारे चीज़ों को, जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तमाम सारे पहलुओं को वे करने के बाद तौल करके कोई निर्णय करते हैं कि जिस प्रकार से विधायकों की आवाजाही हो सकती है, धीरे धीरे जनसाधारण की आवाजाही भी कंट्रोल तरीके से, सीमित तक संख्या में, और मीडिया के लोगों को भी आवाजाही उसको सीमित तरीके से, कंट्रोल तरीके से खोले जाने की अब आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रदेश में भले ही अनलॉक घोषित कर दिया गया हो, लेकिन सचिवालय में आम जनता के लिए फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे अब अनलॉक करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में फरार कैदी वाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात भर कॉम्बिंग के बाद सर्विलांस टीम की मदद से 15 घंटे बाद आरोपी वाहिद पकड़ा गया। वाहिद सहसपुर के रामपुर इलाके में रात भर गन्ने के खेतों में छिपा रहा। पुलिस ने सहसपुर का पूरा इलाका छाना और वाहिद को गन्ने के खेतों से गिरफ्तार किया। लेकिन मामले में लापरवाही के चलते जिन 2 पुलिसकर्मियों के चंगुल से वाहिद फरार हुआ था, उन पर फटीक की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद से ये पुलिसकर्मी 14 दिनों तक रोजाना सुबह पुलिस लाइन ग्राउंड के 10 चक्कर की दौड़ लगाएंगे और इसके बाद अपनी पूरी ड्यूटी भी करेंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में 2 पक्षों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ युवक बाइक सवार लोगों से अभद्रता कर रहे थे। माना जा रहा है कि उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। उधम सिंह नगर के केला खेड़ा में कुछ दिन पहले जसवंत सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर रामपुरा काजी से हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया। बता दें कि दीपावली की रात को जसवंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था काफी दिनों से, उसको लेकर के इन दोनों ने प्लानिंग के तहत जसवंत की हत्या की है। इसमें जो जिस तमंचे से मर्डर किया गया था, रंजीत सिंह की निशानदेही पे वो बरामद किया गया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आरोपी हिमाचल में जेई के पद पर तैनात है। पीड़ित ने सिविल लाइन कोतवाली में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और उसके बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्य के सबसे बड़े घोटाले में शुमार सिडकुल घोटाले में अब कार्रवाई तेज होने लगी है। एसआईटी ने बुधवार को समीक्षा की और 56 फाइलों की जांच पूरी की। आपको बता दें कि साल 2012 से हुए सिडकुल के कार्यों के साथ भर्ती प्रक्रिया में घपले मामले में सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी जांच को लेकर अब आईजी गढ़वाल ने जांच में तेजी के साथ जल्द पूरा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और उत्तरकाशी का प्रसिद्ध रामलीला मैदान गाड़ियों के अवैध पार्किंग का अड्डा बना हुआ है और इसके साथ ही मैदान में फैली गंदगी से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। पालिका अध्यक्ष का भी कहना है कि कई बार इसकी शिकायत डीएम से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पालिका अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनवरी तक रामलीला मैदान से पार्किंग ना हटाई गई तो वो पार्क में ही धरना दे देंगे। और कोरोना काल सरकार द्वारा हाई स्कूल और इंटर के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के निर्देश के बाद खटीमा में सरकारी स्कूलों के खुलने के बाद निजी स्कूल भी खुलने लगे हैं। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का स्कूल में आ रहे छात्रों और शिक्षक पालन करते हुए नजर आए। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों की संख्या कम ही नजर आई। सिक्योरिटी की चीज़ें की हुई है, टीचर्स की भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाई जा रही है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और सभी का किसी प्रकार की कोई लापरवाही स्कूल में नहीं है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सब कुछ हमने स्कूल में प्रोवाइड किया हुआ। और उत्तरकाशी में सीजन की पहली बर्फबारी ने जहां पर ठंड बढ़ा दी है, वहीं दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में मुश्किल हालात भी पैदा कर दिए हैं। बर्फबारी होने के चलते मोरी, पुरोला, आराकोट और हर्षिल के गांव के ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। डीएम का कहना है कि सीजन की बर्फबारी को देखते हुए सीमांत क्षेत्रों में खाद्यान्न सामग्री, पानी और बिजली की सप्लाई के लिए सभी विभागों को निर्देशित कर दिए गए हैं। और पौड़ी के सतपुली में आज से 4 दिवसीय मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने जा रहा है। सतपुली के बांग घाट इलाके में होने वाले इस फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून्स, माउंटेन बाइक से लेकर तमाम तरह के एयर और वाटर स्पोर्ट्स किए जाएंगे। मेगा फेस्टिवल में 13 राज्यों से आए खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 19 से 22 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया जाएगा। और पूरे उत्तराखंड में 40 आदमखोर गुलदारों को शिकार बनाने वाले प्रसिद्ध शिकारी जॉय हकील इन दिनों पौड़ी में होम स्टे योजना और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खिरसू में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए बासा होम स्टे में पहुंचकर पर्यटकों को जॉय हकील उनके द्वारा नरभक्षी गुलदारों के शिकार के अपने किस्से सुनाकर न केवल उन्हें रोमांचित कर रहे हैं, बल्कि इस कारण पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। बता दें कि जिला प्रशासन ने जॉय हकील को जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आमने सामने मुखातिब होकर लोगों को बताएंगे उन्होंने कैसे लेपर्ड्स को मारा है और यहाँ के जितने भी टूरिस्ट जो भी आएंगे उनको एक नया रोमांच उससे हम उसको रूबरू कराएंगे। असल में क्या है कि ये जो गुलदार हैं, ये नरभक्षी, इनके बारे में लोगों के दिमाग में कई सवालात होते हैं, तो काफ़ी लोग इसमें एक अपनी इच्छा रखते हैं। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की उत्तर प्रदेश से लगी दक्षिणी सीमा जो है हमेशा से संवेदनशील बनी हुई है। इसके चलते यहाँ पर हमेशा शिकार का खतरा बना रहता है। इससे निपटने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने यहाँ थर्मल कैमरे लगाए हैं, जिन्हें EI सर्विलांस नाम दिया गया है। ये थर्मल कैमरे आर्टिफिशियल सर्विलांस का काम करते हैं, जिस पर कॉर्बेट प्रशासन 24 घंटे नजर बनाए रखता है। कैमरे की परिधि में थोड़ा सा भी खतरा महसूस होते ही इसकी जानकारी तुरंत कॉर्बेट प्रशासन को दे दी जाती है। कॉर्बेट प्रशासन अब इस तरह के कैमरे कालागढ़ से पांखुरों तक लगाने जा रहा है।